चलिए आप लोग आज का क्लास हिंदी का है ना। हिंदी व्याकरण, क्योंकि अभी हम लोग भारतीय हैं तो लगता है कि हिंदी बहुत सरल है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको आता नहीं, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम हिंदी काफ़ी गलत बोलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो शब्द की रचना अगर हमको करनी हो या फिर अपना कुछ लिखना हो तो बिना साहित्य के व्याकरण के हम कुछ लिख नहीं सकते। बिना व्याकरण जाने हम कुछ लिख नहीं सकते। बात समझ रही? तो इस तरीके से ये अपना कक्षा 10 का है। 10 में जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की शुरुआत करने से पहले ये आपको तो पता है कि क्या कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, है ना। तो इसको ना पढ़ा करके हम डायरेक्ट आपको लेके चल रहे हैं, जो एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ाना काफी अच्छा रहेगा। तो जो बोलते हैं कि आपका पहला टॉपिक है संधि। क्या है? संधि। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है? कभी आपने सोचा कि ये जो शब्द है, जब हम अब इसकी परिभाषा हमको बता दी जाती है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये तो व्याकरण की बात हो गई, हिंदी व्याकरण की बात हो गई कि दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि। लेकिन संधि वास्तव में क्या होता है? दो व्यक्ति या फिर दो समाज या फिर लोगों के बीच क्या होता है? एक समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। जैसे आप लोगों ने इतिहास भी पढ़ा होगा कि इतिहास में तमाम राजाएं, जब राजा आपस में युद्ध करते थे एक दूसरे से, तो जब युद्ध का परिणाम देखते थे कि नहीं निकल रहा है तो बीच में समझौते का ले आते थे, उसी को संधि बोल दिया जाता था। तो फिर क्या बोल दिया जाता था? संधि। लेकिन संधि करने से पहले कुछ अपना नियम कानून हुआ करता था। जो नियम कानून बधा हुआ रहता था, सारे राजा उसको मानते थे। समझा ना? जैसे पोरस और सिकंदर के बीच में जब लड़ाई हुई तो वहां लड़ाई जब युद्ध हुआ तो युद्ध का परिणाम नहीं निकला। हालांकि इतिहास में बताया जाता है सिकंदर जीता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो जीतता तो फिर अपने बहन से, अपनी पत्नी से, यानी सिकंदर अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, राखी न बंधवाता पोरस से, लेकिन उसने बंधवाया। अर्थात वो भी संधि किया, उसने उसको क्या बनाया? अपना साला बना लिया। तो यहाँ उसने क्या किया? संधि किया। संधि करने के बाद उसने, चलिए जब हम संधि की परिभाषा देखते हैं तो हिंदी में लिखा गया है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण की परिभाषा अगर कहा जाए, वर्ण कहते किसे हैं तो आपको पता है? जिसको दोबारा जो है विखंडित न किया जा सके, दोबारा दूसरे अर्थ में तोड़ा न जा सके। वर्ण से ही शब्द बनता है। वर्ण से क्या बनता है? शब्द। जैसे ये देखिए, ये शब्द है कमल, इसमें ये एक पूरा शब्द है। क्या है? ये शब्द है। इसमें कितने वर्ण लगे हुए हैं? 3। कौन कौन से? एक क है, दूसरा क्या है? मा है, और तीसरा क्या है? ल है। अब इस अगर क को भी हम तोड़ने का प्रयास करें तो ये टूट सकता है। क्या टूट सकता है? टूट सकता है। कैसे? क प्लस अ, अर्थात वर्ण यानी व्यंजनों को बोलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की। किसकी आवश्यकता होती है? स्वर। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजनों को बोल नहीं सकते। ठीक है, तो वर्णों का मेल का मतलब यही है कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। वर्ण का मतलब है व्यंजन, और वो भी स्वर, कुछ भी हो सकता है, वर्ण में कुछ भी आ सकता है, उसी के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो संधि अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, दूसरी कौन सी होगी? व्यंजन संधि, और एक लास्ट में होती है तीसरी, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये तीनों को जानना चाहिए। जब तक तीनों नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि हम संधि का चैप्टर पढ़ रहे हैं। स्वर का मतलब होता है जहां स्वर का मिलान। अब स्वर में क्या क्या आता है? अ से लेकर के अहा तक की जो चीजें होती है वो किसमें आती हैं? स्वर में। बड़े हो ना? अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ अंग आहा। बड़े हो कि नहीं बड़े? यही है, इसी को क्या बोलते हैं? स्वर। व्यंजन में क्या आएगा? क ख ग घ अंग। ये सारी चीजें किसमें चली जाएंगी? व्यंजन में। और विसर्ग किसमें आता है? विसर्ग का मतलब होता है ये जो लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसको बोलते हैं विसर्ग। इसमें भी, इसका भी संधि होता है। जब विसर्ग सामने आ जाए, इसके बाद कोई शब्द आए, वर्ण आए, या फिर सब व्यंजन आए, उसका अलग कानून है। क्योंकि अब ये कक्षा 10 का चैप्टर है, तो कक्षा 10 में खाली 2 ही है।
स्वर संधि होगा और एक आध दो व्यंजन संधि होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और स्वर संधि में भी एक दो चीज दिया गया है। कौन कौन सा दिया गया है? स्वर संधि भी प्रकार है स्वर संधि का। जैसे स्वर संधि के अगर हम प्रकार को देखने का प्रयास करें, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले क्या आएगा? दीर्घ संधि। क्या आती है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? यण संधि। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, और कौन होता है? बोलिए आप लोग। वृद्धि संधि। कितने कौन कौन सी संधि है आपके सिलेबस में? बस यण और दीर्घ, यही दो ही दिया है। यही दो ही आपको पढ़ना भी है। बाकी अभी है तो कई 5 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि तो 5 प्रकार की होती है, लेकिन पढ़ना आपको दो ही है। दो में कौन कौन सा पढ़ना है? दीर्घ संधि पढ़ना है और यण संधि पढ़ना है। बात समझा गया? अब इसको समझने के लिए कभी कभी लोग क्या कह देते हैं कि जब समान स्वर आए अकह सवर्णे दीर्घ, अब ये है क्या? इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र आपको याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो खाली स्वर वाला याद कर लीजिए, वो आपका काम कर जाएगा। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार 14 होते हैं, है ना। भगवान शंकर ने अपनी डमरू बजाई और पाणिनि ने उसको क्या कर दिया? अलंकृत कर दिया। किसके रूप में? शब्दों के रूप में, ध्वनि को सुन करके। और होता भी ऐसा है कि जब हम कोई चीज का मान लीजिए ध्वनि निकल रहा है और वो ध्वनि हमको नहीं समझ में आ रही है कि किस चीज की निकल रही है, तो हम उसको जो रूप दे देते हैं वो उसी रूप में हमको समझ में आने लगता है कि यही चीज वो बोल रहा है ना। अब वो अलग का विषय है कि वो अपना क्या बजा रहा है और हम क्या सुन रहे हैं, सुनने वाले के ऊपर होता है। अब भगवान शंकर ने डमरू बजाया, पाणिनि ने समझा कि वो रचना करा रहे हैं शब्दों की, और उन्होंने एक सिस्टमैटिक ढंग से रचना कर दी। और बड़ी सिस्टम उनका, मतलब एक ऐसे पद्धति से रचना कर दी कि उसको गलत नहीं कहा जा सकता, है ना। तो जैसे उन्होंने किया, लेकिन हम जब स्वर में देखेंगे तो कितने उन्होंने कहा था? क्या पहले क्या लिखा? अ ई ऊड़, आ ई ऊड़। दूसरा क्या था उन्होंने दिया? री री क। तीसरा क्या दिया? ए ओम ग। यही है। चौथा क्या है? ए और च। फिर क्या है? बस यही तक संधि है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत संधियां स्वर आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर देखा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो कितना है? 9 है। कितना है? 9। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 9। ए औ हुआ ना, ए औ, ए औ, ए औ, ये सही है ना। अब देखिए ये इसमें भी है क्या? एक नहीं है ना, ये औच। अब सही है। अब देखिए जब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि में संस्कृत में दीर्घ संधि ने सूत्र दिया है। अब ये सूत्र क्या है? आप लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आप जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आप क्या जैसे सूत्र लगाते हैं, एक सूत्र आप हमेशा लगाते होंगे मैथ में, जो काफी छोटा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप लगाएंगे तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी रूप में इसको तोड़ेंगे। ये आपको पता है। कई सूत्र हैं जो सूत्र को आप क्या करते हैं मैथ में लगा करके, तभी आप मैथ के संकलन करते हैं। मैथ की गणितीय संरचना के बारे में आप तभी लगा पाएंगे, तभी हल कर पाएंगे जब आपको सूत्र का पता हो। अब जैसे यहाँ दिया रहे क्या कहते हैं, उसी तरीके से अपना ये भी है। जैसे दीर्घ संधि अगर हमको पढ़नी है तो दीर्घ संधि में हमको इसका सूत्र आना चाहिए। बिना सूत्र आए हम नहीं लगा सकते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि की पहले सूत्र क्या कहता है? अकह सवर्णे दीर्घ। इसका क्या मतलब है? आपने कभी सोचा इसका क्या मतलब है? अकह सवर्णे दीर्घ, सवर्णे का क्या मतलब है? सवर्णे वर्ण मतलब जिसका समान हो, सवर्णे मतलब वर्ण जिसका समान हो। अकह सवर्णे दीर्घ। अकह, ये अकह क्या है? ये अकह क्या है? अकह का मतलब होता है अक प्रत्याहार। क्या होता है? अक प्रत्याहार। अब ये प्रत्याहार क्या होता है?
तो प्रत्याहार का मतलब होता है महेश्वर सूत्र। आपने देखा महेश्वर सूत्र में उसका शुरू का और लास्ट का उसके बीच जितने वर्ड आते हैं वो सब उस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अक। क्या लिखा हुआ है, अक। अब इस अक के अंतर्गत कितने आएंगे? तो मैंने क्या कहा, शुरू का अ लेना, लास्ट का क ले लेना। तो यहाँ आप देखिए मैंने स्वर संधि के लिए 4 लिखा, शुरू का अ लीजिए और लास्ट का क लीजिए। इसके बीच के जितने वर्ड आते हैं सभी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बीच क्या क्या आ रहा है, अ ई उ री री। अब ये दोनों नहीं गणना करना, इन दोनों की गणना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये अंत में पदांत इनकी गणना नहीं होती है महेश्वर सूत्रों में। तो अब देखिए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, अ ई उ री री। बात समझ आ रहा है कि नहीं? क्या क्या आया अक प्रत्याहार के अंतर्गत? अक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आया, अ ई उ री और री। इसका दीर्घ होता नहीं, इसको जोड़ेंगे नहीं, ये बचा 4। री का कोई दीर्घ नहीं होता, ये बचा 4। इस 4 का देखेंगे। अब ये क्या कह रहा है, अक सवर्ण दीर्घ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वरों के बाद अगर सवर्ण यानी फिर से वही शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाता है, दीर्घ संधि होती है। इसको समझते हैं कैसे होती है दीर्घ संधि, ठीक है। जैसे अभी के एक शब्द है बहुत काफी ज्यादा फेमस है, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय। विद्या का मतलब होता है क्या, ज्ञान, और आलय का मतलब होता है घर। इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या है, अभी जो शब्द लिखा हुआ है इस शब्द को जब हम विच्छेद करने का प्रयास करेंगे तो ये विद्य हो जाएगा। यहां से आ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और इसका ये आ निकलेगा लय। अभी आप कहेंगे कि सर ये बताइए, आप यहाँ हमको बता रहे हैं कि अ के बाद अगर अ आए, आ का कोई चर्चे नहीं है और आप यहाँ आ का बता रहे हैं, ये भी तो प्रश्न आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ऊपर आपने लिखा अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री और री आता है, और आ कैसे आ गया? तो इस अ का मतलब क्या है, अ आवे चाहे आ आवे दोनों सेम है। इस ई का मतलब क्या है, चाहे ई आए चाहे ई आए दोनों सेम है। इस उ का क्या मतलब है, चाहे उ आए और चाहे बड़े वाला हुआ है। और इस री ऋषि का क्या मतलब है, चाहे छोटा वाले आए और चाहे बड़े वाले आए, दोनों। बात सुना गया? दोनों में समान शब्द आएगा। अगर आ आया है, आ के बाद फिर आ जाता है तो मिल करके आ होगा, दीर्घ होगा यानी बड़ा होगा। अगर अ आया है, अ के बाद फिर आ जाता है तो मिल करके क्या होगा, बड़ा वाला होगा। क्या होगा, बड़ा वाला, यानी आ ही होगा, वहां उद्देश्य होगा। जैसे इसको हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। अब इस ये तो हो गई क्या, व्याकरण की पद्धति। व्याकरण के अनुसार हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन अपने पास तो इतना समय रहता नहीं है कि हम जाने यार ये सब देखें, हमको ये सब याद रहे। अपने पास इतना समय रहता है क्या, नहीं रहता। तो याद रखिएगा कि जहां जब भी वर्ण देखिए और अगर संधि की बात करें और शब्द को देखिए, शब्द में देखिए दो शब्दों का अलगाव जहां हो रहा है वहां कौन सी मात्रा लगी है। अगर बड़ी मात्रा लगी है तो सब में दीर्घ संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ संधि। बात सुना गया? अगर बड़ी, अब ये कैसे होगा, एक आध दो उदाहरण दीर्घ संधि का अपने बुक से देख लीजिए, उठा करके विद्या उठाइए, देखिए कि दीर्घ संधि के अगर उदाहरण आप देखेंगे, जैसे ये विद्यालय लिखा हुआ, ये दो शब्द है, विद्या अलग है, लय अलग है। इन दोनों के बीच में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी मात्रा लगी ना, दीर्घ संधि अपने आप हो जाएगा। देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। बात समझ आ गया कि नहीं? ये संधि जिसको ना समझ में आया वो बताए कि हमको नहीं समझ में आया, है ना। आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। समझ में गया? अब आप ये तो भाई मैंने बता दिया कि अका सवर्ण दीर्घ के अनुसार कैसे विद्यालय ये हुआ, ये संधि हुई, दीर्घ संधि हुई। लेकिन अगर आपको पहचानना हो तो आप तुरंत जान जाएंगे। कैसे जानेंगे, आप देख लीजिए कि दो शब्दों का जहां मेल हो रहा है, क्या वहां कौन सा क्या लगा हुआ है, मात्रा लगा हुआ है। अगर बड़ा मात्रा लगा हुआ है तो आप अपने आप इसको पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। अभी जब दूसरी संधि के बाद चलेंगे हम वृद्धि संधि, यण संधि। कौन से चलेंगे, यण संधि। यण संधि का कहते हैं इको यणच, यण संधि। यण संधि ये क्या बताती है, इको यणच। इसका क्या मतलब, ये इसका कहना है
कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत, अब इक प्रत्याहार आप खोजिए, ई और क, इक प्रत्याहार ई और क। इक प्रत्याहार के अंतर्गत अगर कोई शब्द आता है जैसे ई और क, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा आ रहा है? ई, उ, री, ऋषि और री, इतना आ रहा है। समझ में आ गया? देखिए अब ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर एक प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर आए, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक प्रत्याहार के अंतर्गत अगर एक प्रत्याहार का कोई भी स्वर आया है, चाहे ई आया हो, चाहे उ आया हो, चाहे री, ऋषि आया हो, चाहे री आया हो, इन चार अगर पहले आए हैं उसके जस्ट बाद, यानी यहां देखिए पहले आ आया था, आ आया था, उसके बाद आया था, अगर यहाँ ई आ जाए और उसके बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर का मतलब समझ रहे हैं, इनको छोड़ करके ई, उ, री और री को छोड़ करके अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो वहां यण प्रत्याहार आदेशित हो जाता है। अर्थात यण में कौन कौन सा आता है तो हम जानते हैं य, व, र और ल। मतलब ई की जगह पे हम य लिख सकते हैं, उ की जगह पे हम व लिख सकते हैं, री, ऋषि के जगह पे हम र लिख सकते हैं और री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ल लिख सकते हैं। बात समझ आ गया कि नहीं? यही आदेशित होता है। इसको पहचानने का अर्थ मतलब यही है कि बीच में क्या लगा रहेगा? आधार शब्द जुड़ा रहेगा और य, व, र, ल कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए इत्यादि। इसमें कौन सा है? यहाँ यह आया है, बीच में आया है कि नहीं आया है? अब जब यह आया है आधा तब ये, इसमें कौन सा संधि होगा? यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? यण संधि। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका संधि का चैप्टर था। यहां से आपका ये संधि का स्वर संधि समझ में आया, यही तो है ही, इसके अलावा कक्षा 10 में कुछ नहीं है। यही तो संधि था, पहला आपका दीर्घ संधि था, दूसरा क्या था? यण संधि। हमने दोनों समझा दिया। अब आप कोई परिभाषा अगर आप देखेंगे यण संधि का, कोई भी उदाहरण आप उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको यही आएगा, या तो व लिखा होगा, या र लिखा होगा, या ल लिखा होगा। बात समझ गया? अभी आप कोई उदाहरण अपने से बोलिए जिसमें देखा जाए कि जो दीर्घ और यण का हो। उदाहरण देख लीजिएगा, तो अगर किताब में दिया है तो उसमें से बताइए कि हमको ये उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें दीर्घ होगा कि यण होगा। आप खुद देख सकते हैं अपने से, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं समझ में आया? आया है? देख लीजिए, अगर कोई उदाहरण ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर इसमें यण संधि होगा कि दीर्घ संधि होगा, इन दोनों से उदाहरण अगर देख को मिलता हो तो नहीं है, अन्यथा इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग लिख लीजिए। चलिए, हमने दीर्घ पढ़ा दिया, आपको यण पढ़ा दिया। अभी आपको पढ़ना क्या है? वृद्धि संधि। क्या पढ़ना है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है? वृद्धि रेचि। ये इसका सूत्र होता है। इसके कहने का क्या मतलब है? ये तो वृद्धि है, बता रहा है। रेचि का क्या मतलब है? एची। क्या है? एची। रेची नहीं है ये, ए और ची है। एची का मतलब एच प्रत्याहार। अब आप देखिए एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे? एच प्रत्याहार ए, ओ, एन, आई, औ, च। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ओ, ए, औ यही आएगा। क्या आएगा? ए, ओ, आई और औ। इसका कहने का क्या मतलब है? वृद्धि संधि खाली एक ही चीज बताता है। ये कह रहा है कि अगर अ और आ के बाद, किसके किसके बाद? अ और आ, शुरू में क्या रहे? अ और आ, उसके बाद एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, जैसे मान लो ए आ जाए, तो इसका क्या आदेश हो जाएगा? इसका आदेश हो जाता है आई। ठीक? अ और आ के बाद अगर ओ आ जाए तो क्या आदेश हो जाएगा? औ। अगर अ और आ के बाद बड़ा वाला आ जाए, ठीक, तो भी क्या होगा? ए आदेश होगा। और अ और आ के बाद अगर क्या आ जाए? औ आ जाए
तो भी क्या रहेगा, औ रहेगा, ये वही रहेगा। मतलब क्या इसका कहने का, वृद्धि संधि का मतलब बड़ी मात्रा लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, बड़ी, मतलब एक चुंदी या दो चुंदी तो वृद्ध है। मैं समझ में आया। दो चुंदी का मतलब जैसे जहां भी जिस भी शब्द में बीच में अगर आपको दो चुंदी देखने को मिल जाए, या ऐसे या ऐसे, तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। आप वृद्धि संधि की उदाहरण आप देख लीजिए, जहां भी देखेंगे आपको यहाँ या तो दो चुंदी देखने को मिलेगा या तो यहाँ दो चुंदी देखने को मिलेगा ही मिलेगा वृद्धि संधि में। कोई बोलिए अपने किताब से, कोई उदाहरण अपने किताब से बोलिए जो आपको ना समझ में आ रहा हो कि सर ये कैसे हो गया वृद्धि संधि, है ना। नहीं मिला, लाओ दो इधर, किताब दो इधर। जैसे देखिए है क्या, तदाधन एव, तदाधन एव। अब देखिए अगर तदा में देखा जाए तो क्या क्या है, तदा में आ की मात्रा लगी हुई है, इसको हम तद बोल सकते हैं। यहाँ से आ की मात्रा निकाल लिए, यहाँ से इसको ए करके यहाँ वह कर देते हैं। ये बात समझ आ गया, समझ आया कि नहीं आया। आप देखिए यहाँ आ और ए आया है, मैंने क्या कहा था, आ और ए क्या आदेश हो जाएगा, ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा और ये हुआ रहेगा। अब इस ए का मतलब क्या है, ये बड़ा वाला यानी दो चुंदी लग जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, तदे। तो कोई भी उदाहरण आप देख सकते हैं अपने से, जैसे जल घन ओघ। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, यहाँ से ज, अब मैंने कहा था पहले जब आपको पढ़ा रहा था तभी बता दिया था कि कोई भी अगर वर्ड लिखा, व्यंजन लिखा है तो उसके साथ स्वर भी लिखा है। यहाँ आधा ल होगा तो ये अ बाहर आएगा, आएगा ना, और क्या आ जाएगा यहाँ से ओ, और ये ग रहेगा ही। अब अ और ओ आया है, यहाँ देखिए अ और ओ, तो क्या आदेश कर देगा इसको, आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जलाओ। बात समझ आ गया। तो ये इस तरीके से होता है। आपको कोई भी उदाहरण आप देखिएगा इसमें पूरा या तो दो चुंदी लगा रहेगा, ए की मात्रा या तो औ की मात्रा, यही दो रहेगा, या तो ए की मात्रा रहेगी या तो औ की मात्रा। बात समझ आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, ये वृद्धि संधि है। तो संधि आपको समझ में आई कि नहीं, मैंने तीनों संधि पढ़ा दिया जो जो मैं यहाँ लिखा था। पहली संधि क्या लिखी थी, ये वृद्धि संधि है ना, पहला लिखा था दीर्घ संधि, दूसरा क्या लिखा था, यण संधि, और तीसरा क्या लिखा था, वृद्धि संधि। तीनों संधि में किसी को कोई कहीं दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अभी आगे अयाधि संधि है और है, 3-4 प्रकार की संधियां हैं, लेकिन वो आपको नहीं पढ़नी है, खाली आपको दो संधि पढ़नी थी। हमने 3 संधि आपको बता दिए। इसका उदाहरण आप अपने से देखिएगा, हल करिएगा। बात समझ आ गया। ठीक।